हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो जैसा कि हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि सॉलिड वेस्ट का जो आपका मोस्टली पोर्शन था, जो कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हुआ, आपके हजार्डस वेस्ट हुआ या बायोमेडिकल वेस्ट हुआ, ई वेस्ट हुआ या प्लास्टिक वेस्ट हुआ, उनका मैंने जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें थी वो मैंने वन शॉट में कवर कर दिए। फिर आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स, उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी वास्ट है थोड़ा और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए मेरे को लगा कि इसको थोड़ा अलग क्लास में हमको कवर करना चाहिए। ठीक है, और इसमें मोस्टली मैं आपके बायोलॉजिकल और थर्मल ट्रीटमेंट को कवर करूँगा। फिजिकल ट्रीटमेंट की बात हमने उसमें कर ली थी, जिसमें हमने कॉम्पेक्शन रेशियो और श्रेडिंग, कॉम्पेक्शन और सेग्रीगेशन की बात करी थी। फिर जो फाइनल डिस्पोजल मेथड है जिसमें सैनिटरी लैंडफिल, वो आपका लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हो सके तो प्लीज़ थोड़ा शेयर करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर करो। ठीक है, काफ़ी लोगों तक अभी तक कंटेंट पहुंचा नहीं है, अब जो पहुंचेगा तो शायद उनको इसकी वैल्यू पता चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले हम बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपका मेनली आता है कंपोस्टिंग, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग और एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को आपके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ये 3-4 मेथड है विद द हेल्प ऑफ कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू आपका ट्रीट किया जाता है। अब कंपोस्टिंग की बात करें, सबसे पहले हम धीरे धीरे हर एक टेक्निक को लेंगे और उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। कंपोस्टिंग की हम बात करें, कंपोस्टिंग आपका ऐसा बायोलॉजिकल मेथड है फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ये रहा यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड फॉर डीकम्पोस्टिंग सॉलिड वेस्ट। फिर ये इनिशियली एक्शन बाय द मेसोफिलिक बैक्टीरियाज। ठीक है, जब कंपोस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तब आपके मेसोफिलिक बैक्टीरियाज है वो एक्शन में होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ऑक्सीडाइज करके CO2 और हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मेनली फिर जब टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो फिर थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके एक्शन में आते हैं मेनली। ठीक है, वो टेक ओवर कर लेते हैं रिएक्शन को, और जो आपका pH रिक्वायर्ड होता है कंपोस्टिंग प्रोसेस में वो आपका 6.5 to 8 होता है। ठीक है, 6.5 to 8 के बीच में होता है। फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर डिकम्पोजिशन। ठीक है, जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है वो आपका 55 से 60% के आसपास होता है। ये आपको पूछ सकता है डायरेक्टली, आपका pH और मॉइस्चर कंटेंट दोनों। अब जो जनरल रिएक्शन होती है आपके कंपोस्टिंग प्रोसेस की क्या होती है कि बायोमास का आपका एरोबिक रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा, उसमें आपके फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे CO2, वाटर, देन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को हम ऑर्गेनिक मैन्योर भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कंपोस्ट, जिसको हम कंपोस्ट ही बोलते हैं या फिर खाद कह सकते हो आप। ठीक है, जो कि यूज़ होती है आपके खेतों में डालने के लिए। ये आपकी क्या करती है, वो इम्प्रूव करती है आपके जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसको और वाटर को। ठीक है, वाटर की कैपेसिटी, स्ट्रक्चरल एरिएशन और बफर कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, उसको इम्प्रूव करता है। ये आपका मेनली काम होता है ऑर्गेनिक मैन्योर का, जो कि कंपोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। ठीक है, फिर कंपोस्टिंग प्रोसेस में हम बात करें तो C/N रेशियो। ठीक है, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें क्या होता है, जितना कार्बन यूजअप इन 30 to 50 टाइम्स मोर देन, ठीक है, नाइट्रोजन यूजअप इन द एनारोबिक डाइजेशन ऑप्टिमम डाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फॉर द एनारोबिक डाइजेशन ऑप्टिमम लेवल पर अगर हो तो उसके लिए आपका जो कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो है वो 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे कोई कंपोस्टिंग, जैसे कोई वेस्ट है, ठीक है, XYZ वेस्ट है, उसमें जो आपका कार्बन का कंटेंट है, ठीक है, और नाइट्रोजन का कंटेंट है, तो उसका एनारोबिक डाइजेशन होने के लिए, ठीक है, उसका एनारोबिक डाइजेशन होने के लिए आपका जो कार्बन का कंटेंट है वो आपका नाइट्रोजन से लगभग 30 से 50 गुना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और कार्बन का जो यूजेब होता है वो भी आपका 30 to 50 टाइम ज़्यादा ही होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसलिए आपका जो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो है वो आपका 30 to 50 के बीच में रहना चाहिए। ये इसकी ऑप्टिमम कंडीशन होती है। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन कह सकते हो आप, ये होता है मेनली। अब जो क्या बोलते हैं आपके कंपोस्टिंग होता है उसमें 2 टाइप के मैटर होते हैं, मटेरियल होते हैं। एक होता है आपका ब्राउन मटेरियल, एक होता है ग्रीन मटेरियल। ठीक है, ब्राउन मटेरियल फॉर द कार्बन और ग्रीन फॉर द नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, अब कार्बन के सोर्सेज क्या होते हैं कंपोस्ट में, जो आपके ड्राई लीव्स होती हैं, स्ट्रोज होते हैं और वुड चिप्स होते हैं। ठीक है, ये सारे होते हैं। जबकि जो ग्रीन मटेरियल होता है उसके होते हैं आपके घास हुई, ठीक है, ग्रासेस, क्लिपिंग्स हुए, वेजिटेबल फिलिंग्स या फिर सब्जियों के छिलके होते हैं। ये सारे आपके नाइट्रोजन के सोर्स होते हैं जो कि ग्रीन मटेरियल के अंडर आते हैं। ये पूछ लेंगे आपको एग्जाम में सीधा सीधा। फिर जो आपका आइडियल रेशियो क्या होता है कंपोस्टिंग के लिए,
कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए आपका आइडियल रेशियो होता है कार्बन अपॉन नाइट्रोजन का लगभग 25-35, ठीक है। अब जो जैसे मैंने यहाँ पर बात करी थी, जो कार्बन और नाइट्रोजन का ये आपका देखिए यहाँ पर 30 से 50 के आसपास है। ये ज़्यादा रेंज आप बड़ी ध्यान में रखना। और वैसे मोस्टली अगर टू द स्पेसिफिक देखें तो आपका 25 से 35 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन अपॉन नाइट्रोजन का रेशियो अगर कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा आपके क्वांटिटी में ग्रो करेंगे और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्पीडी होगी, ठीक है, स्पीडली होगी। जबकि अगर कार्बन अपॉन नाइट्रोजन का रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे ग्रोथ करेंगे, ठीक है, डिग्रेडेशन भी धीरे होगा और डिकम्पोजिशन भी धीरे हो जाएगा। अब ये मेनली जो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है वो एनारोबिक रिएक्शन में ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका अमोनिया फॉर्मेशन होता है और जिससे आपका स्मेलिंग की या फिर कह सकते हो आप ओडोर प्रॉब्लम देखी जाती है आपके कंपोस्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी कंपोस्ट के बारे में। एक ये ग्राफ है कंपोस्टिंग का, इसमें क्या होता है देखिए, आपको इधर दिख रहा होगा, इधर की साइड आपका पीएच, फिर यहाँ पर टेम्परेचर, देन यहाँ पर आपका ओवर द टाइम, ठीक है, कैसे ये चीज़ें वेरी कर रही है। अब टेम्परेचर क्या होता है, जो आपका कंपोस्टिंग का इनिशियल प्रोसेस होता है उसमें धीरे धीरे क्या होता है आपका जो पीएच होता है, ठीक है, एक तो आपका ये तो हो गया आपका पीएच, यहाँ पर हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर जाता है आपका मैक्सिमम, ठीक है, और ये रहता है आपका पीएच लगभग इनिशियल स्टेज में आपका नॉर्मल होता है पीएच, ठीक है, कह सकते हो आप न्यूट्रल साइड ही, ठीक है। एक बार बीच में आपका डिप आता है जिसमें आपका एसिडिक साइड में चला जाता है पीएच टाइम के साथ में, बीच में फिर वो लगभग स्टेबल होकर आपका जब कंपोस्टिंग प्रोसेस एकदम एंड साइड में होती है तब वो 8.5 के आसपास होता है। यहाँ पर लगभग आपका देखिए एकदम नॉर्मल वे में आपका कंपोस्टिंग प्रोसेस होता रहता है और ये पीएच की रेंज होती है। और टेम्परेचर की हम बात करें तो बीच में आपका एक बार जब थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज वो बीच में एक्शन में होते हैं, वो डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं, तब आपका टेम्परेचर यहाँ पर राइज करता है लगभग 45 to 50 के बीच में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस ये यहाँ तक जाता है, फिर वो डिप करते करते टेम्परेचर आपका नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इसमें ना, ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर हम आगे बात करें तो अगला मेथड क्या है। अब एक और चीज़ है, ठीक है, कंपोस्टिंग है, इसके बारे में शायद मैंने एक PYQ वाले वीडियो में बात करी थी, इसमें मैंने टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपका 2 टाइप के मेथड होते हैं, ठीक है, बेंगलोर और इंदौर जो प्रोमिनेंटली यूज़ किए जाते हैं, और भी टाइप के हैं, भोपाल मेथड है आपका, फिर आपके और भी हैं, ठीक है, बम्बई मेथड भी था एक, लेकिन आप मेनली ये 2 ध्यान रखना, बेंगलोर मेथड और इंदौर मेथड। इंदौर मेथड है जो कि आपका एरोबिक मेथड है, जबकि जो बेंगलोर मेथड है एनारोबिक मेथड है, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा आप PYQ वाली क्लास में देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग के बारे में। अब हम आगे बात करें तो वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस। तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, जो वर्म्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, वर्म्स, मैन्योर और ह्यूमस, ठीक है, वो आपके ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मेक वर्म्स, मैन्योर और ह्यूमस बाई रेड वर्म्स का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसेनिया फेटिडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ किया जाता है मेनली आपके इंडिया में, इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ये जो अर्थफॉर्म है, ठीक है, एक लुम्ब्रिकस रूबिलस है, ठीक है, लुम्ब्रिकस रूबिलस। फिर हम आगे बात करें तो अर्थफॉर्म्स बेस्ड ऑन द सॉइल हैबिटेट्स, इनको तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है आपका एपिजिक, एक होता है एनिसिक और एक होता है एंडोजेनिक। अब एपिजिक में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, एपिजिक यानी ये आपका सरफेस पर रहेगा, ठीक है, ऑन द लीफ लिटर की सरफेस पर पाया जाता है ये केचुआ, ठीक है, अर्थवॉर्म में। फिर एंडोजेनिक है जो लिव एंड बरो हॉरिजेंटली, याद रखना, हॉरिजेंटली, ठीक है, जैसे अगर ये सॉइल सरफेस है तो यहाँ पर ऐसे ना हॉरिजेंटली अपने वो बोरोइंग करके यहाँ पर रहता है, ठीक है, इन द टॉप सॉइल ईटिंग सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर। फिर एनिसिक होता है, वो क्रिएट करता है आपका डीप परमानेंट वर्टिकल बरो, ठीक है, डीप परमानेंट वर्टिकल बरो, वर्टिकल ये आपका ऐसे सॉइल में आपका अंदर की साइड रहता है वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है, इस टाइप से डीप में काफ़ी अपना हैबिटेट फॉर्मेशन करता है एनिसिक टाइप का अर्थवॉर्म्स। फिर हम आते हैं आपके अलोंग विद द वर्मी कंपोस्ट आपका लिक्विड का फॉर्मेशन होता है जिसको वर्मी वॉश बोलते हैं, ठीक है, जिसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी हाई होती है, ठीक है, वर्मी वॉश नाम याद रखना, वर्मी वॉश। फिर ड्यूरिंग दिस मॉइस्चर, ठीक है, ड्यूरिंग दिस वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस मॉइस्चर आपका रिक्वायरमेंट होता है 60% के आसपास, और टेम्परेचर शुड बी 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। फिर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आप वर्मी कंपोस्ट की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा होती है, अच्छा बेटर क्वालिटी का होता है आपका। तो मेनली आपका जो कंपोस्ट है
उसकी क्वालिटी कम होती है और वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बेटर क्वालिटी का आपका मेन्योर होता है। फिर हम आगे बात करें तो आपका नेक्स्ट वन, ये 2 प्रोसेस हो गई और लास्ट होता है आपका एरोबिक डाइजेशन, जिसमें आपका बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, जो मेनली आपका मीथेन और CO2 के साथ मिलकर बनता है, ठीक है। इसके कंपोजिशन में आपका मीथेन और CO2 ही होते हैं मेनली, याद रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो थर्मल ट्रीटमेंट के बारे में। थर्मल ट्रीटमेंट ऐसी प्रोसेस है, देखिए इसमें आपका इंसिनरेशन आता है, पायरोलाइसिस आता है और गैसिफिकेशन आता है। इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन।